नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां मंत्री संतोष सुमन के आवास में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। मांझी के बेटे संतोष सुमन इस वक्त बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री के तौर पर कार्यरत है। उनके आवास पर यह आग लगी है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और फिलहाल दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जाती हुई। राहत की बात यह कि वक्त रहते सभी लोग जो परिवार के थे वो बाहर निकल पाए और फिलहाल इस आग को बुझाने की जद्दोजहद जो है इस वक्त दमकल कर्मियों की तरफ से की जाती हुई। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। और देखिए, परिवार में जितने लोग उस वक्त मौजूद थे सभी घर से बाहर निकल कर आ गए और फिलहाल दमकल की गाड़ियां जो हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग बुझाने की कोशिश में दमकल कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। उनके आवास पर यह अचानक आग लगी और उसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार कोशिश की जाती हुई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया और ये कोशिश यहां पर इस वक्त भी होती हुई। हमारे सहयोगी घटनास्थल पर पहुंचे, जायजा लिया है, क्या कुछ हालात देखते हैं। ये तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के सरकार के मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के आवास पे। और इस वक्त देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दमकल की गाड़ी लगभग आधा घंटे के बाद पहुंची है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो आरोप लगता है दमकल वालों पे कई बार आज सामने दिख गया। जब मंत्री के घर में आग लगती है और आधा घंटे के बाद दमकल कर्मी पहुंचते हैं। तो ये तस्वीर है संतोष मांझी के सरकारी आवास की तस्वीर, जहां पे आग लगने के बाद लगातार आग की लपटें बढ़ती ही जा रही है और दमकल कर्मी पहुंच गए हैं आधा घंटे के बाद, 35 मिनट के बाद, और फिर आग बुझाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी के आवास के, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जो बिहार सरकार में मंत्री है, उनके आवास की तस्वीर, जहां पे अचानक से आग लगती है शॉर्ट सर्किट से और उसके बाद मकान में आग लगे। और देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जरूरी सामान है उस सामान को बाहर लेके जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर है संतोष मांझी के सरकारी आवास की। और आग कैसे सर आग कैसे लगी सर? आग कैसे लगी? ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। अच्छा, तो हम लोग दौड़े यहाँ पे। हम लोग तो फर्स्ट में जब आग धुआं निकला तो हम लोग दौड़ का है तो सीधे ही देखते हैं फायर खोजने लग गए। हम लोग किधर है फायर फाइटिंग, कहीं नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, लाइट है। अच्छा, इस आवास में फायर फाइटिंग है ही नहीं कहीं? हम लोग को तो नहीं मिला, नीचे में तो नहीं मिला हम लोग को। अब ऊपर में हो या और कहीं हो तो हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, ये शॉर्ट सर्किट से लगे। अच्छा, ये आप लोगों ने दमकल वाले को कब फोन किया था? दमकल वाले को हम लोग 10-15 मिनट पहले फोन किया है। अच्छा, कुछ लोग आपके परिवार के लोग बता रहे कि लगभग आधा घंटा पहले फोन किया, लेकिन अभी तक कोई दमकल 10-15 मिनट पहले। देखिए, तो ये परिवार के लोग हैं जो दो तरह के बाद, एक ने कहा कि 15 मिनट पहले फोन किया और एक ने कहा कि आधा घंटा पहले फोन किया। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, जब संतोष मांझी के सरकारी आवास पे आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जैसा कि परिवार वाले लोग बता रहे हैं। और काफी नुकसान भी पहुंचा है, काफी नुकसान भी पहुंच गया सर, नहीं? हाँ, काफी नुकसान भी पहुंचा, काफी नुकसान हुआ है। तो देख ही रहे हैं आपके सामने में, सारा सब कुछ जल गया है और जैसे तैसे हम लोग सारा सबको बाहर निकाले जो फंसा हुआ था। अभी घर में कोई अंदर नहीं, अंदर कोई नहीं है फंसा हुआ। अच्छा, ये तमाम कमरों में आग लगी है क्या? हाँ, मतलब कई कमरों में आग लगी है क्या कि किसी एक ही? नहीं, अभी तक तो हम लोग अंदर में नहीं देख पाए हैं कितना कमरा में लगा है, लेकिन अब जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, गैस सिलेंडर वगैरह भी होगा? गैस सिलेंडर सारा निकाल चुके हैं हम लोग बाहर। अच्छा, वो खतरा नहीं है? नहीं, गैस सिलेंडर बाहर निकाल चुके हैं। तो देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं संतोष मांझी के सरकारी आवास की तस्वीर, और हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो धुआं है कमरे के अंदर कितनी बुरी तरीके से फैल गया। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कमरे को तोड़कर किसी तरीके से जो जरूरी सामान है उसे निकाला गया है। और
इस वक्त घर के जो सदस्य हैं वो घर के जरूरी सामान को लेकर बाहर निकल रहे हैं। मंत्री सर कैसे हो गए सर? अरे शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। तो सर बहुत मुश्किल हो गया था बचाना, नहीं? हाँ पता चल रहा है कैसे हो गया ये बिल्कुल बिल्कुल। तो मंत्री जी खुद मौजूद हैं और इस वक्त आप उनकी तस्वीर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बिना कपड़े के हैं और किसी तरीके से वो जरूरी कागजात जो था वो निकाल कर बाहर पहुंचे हैं और उनके परिवार के लोग हैं। और सर जरूरी कागजात सब निकल गया सर? हाँ धीरे धीरे निकाल रहे हैं, देख नहीं रहे। तो बहुत नुकसान हो गया होगा सर? अभी क्या कहें, अभी तो ऊपर नहीं लगा, नीचे पूरा लग गया। अच्छा कैसे हुआ सर, कुछ बताएंगे? पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग तो ऊपर में थे, पता चला कि उस रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा और उसके बाद फ्लैट के अंदर फायर फाइटिंग कुछ था कि नहीं सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए मंत्री जी खुद मौजूद हैं और वो एक एक चीज का बात कर रहे हैं। इस वक्त मंत्री जी बिना कपड़े के हैं, आनन फानन में चूंकि बदहवास स्थिति हो गई है और घर के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है। जैसा कि मंत्री संतोष मान जी बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कैसे आग लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार जो जरूरी सामान है वो निकाला जा रहा है और मंत्री जी खुद घर के अंदर से जो जरूरी सामान है, कागजात हैं, सरकारी कागजात है, वो सबको लेकर बाहर निकल रहे हैं और लगातार आग बुझाने का सिलसिला भी जारी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि दमकल कर्मी लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है। तो इस वक्त और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मंत्री संतोष सुमन के आवास, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या आग पर काबू पाया जा सका है? दमकल के कितने कर्मी जो हैं वो इस वक्त आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं? देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। और अब से कुछ देर पहले बहुत जबरदस्त आग लगी थी और जिस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भाई, इसी कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद कई कमरों में आग की लपटें पहुंची है। और इस वक्त देखिए की तस्वीर जहाँ पे दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और लगभग आग बुझा ली गई है, लेकिन नुकसान जबरदस्त हुआ है। अचानक लगभग 8 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट होता है जीतन आमा जी के बेटे संतोष सुमन के सरकारी आवास पर और उसके बाद आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक लोग समझते तब तक लपटों ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली थी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नुकसान भी हुआ है। जो मंत्री के आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत नुकसान भी हुआ है। और हम एक तस्वीर आपको और भी दिखा रहे हैं कि उनके परिवार के जो लोग हैं और मंत्री संतोष सुमन खुद बाहर निकले हुए हैं। हम आपको सबसे पहले नुकसान दिखाते हैं, कपड़ा और कई जरूरी सामान भी उसका नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं सब लोग पहुंचे हुए। तो विवाह ये और जरूरी कागजात को किसी तरीके से निकाला गया। हम आपको तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर देखिए कि कैसे। और खुद संतोष मान जी सर अभी फिलहाल कैसे हैं? ठीक है। कैसे हुआ था सर, जरा बताएंगे? देखिए कुछ जानकारी नहीं है, उस रूम से लगा है, शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है और तो हम नहीं समझते हैं, सुबह का समय कोई कारण हो सकता है। अब क्या कह सकते हैं अभी, लेकिन ऐसे ही अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। और जिस वक्त सर आग लगी सर, उस वक्त आप क्या कर रहे थे सर, जॉगिंग वगैरह? हाँ हम तो ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहे थे, मेरा ट्रेडमिल एकाएक रुक गया और नीचे हल्ला होने लगा। देखें कि रूम में धुआं आ गया, बाहर निकलते हैं तो नीचे रूम में पूरी तरह से आग लगी हुई है। तो सब लोग को फिर कहें सिलेंडर निकालो, सबसे पहले हम लोग सिलेंडर निकालें, गाड़ी बाहर निकाले, फिर फायर ब्रिगेड को फोन करवाया। उसके बाद 5 से 7 मिनट में फायर ब्रिगेड आई और आप सब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। अगर 10 मिनट और लेट होता तो पूरा आग लग जाती पूरे। आपके सरकारी आवास में सर फायर फाइटिंग की व्यवस्था ठीक है, दिखा कहीं? देखिए तो हम देखे ही नहीं इस पर, हम कभी अब तो पता चल ही जाएगा कि फायर फाइटिंग थी कि नहीं। अब तो देखने का विषय है, जांच का विषय है। पहले सर सरकारी आवास में फायर फाइटिंग की सुविधा रहती है, खासकर मंत्री का आवास है तो इसमें तो होनी चाहिए। अब है कि नहीं है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की बात होगी। बहुत भयावह दृश्य था। भगवान का शुक्र है कि हम लोग सब सुरक्षित हैं, सारे परिवार, हम लोग पूरे फैमिली यहीं पर थे और कुछ भी होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन चलिए ऊपर वाले का शुक्र है। और सर बहुत सारे कागजात भी बाहर निकाले गए, कोई कागजात पे नुकसान नहीं ना हुआ? कुछ उस रूम में जो कागजात थे तो कुछ जले हैं, बाकी और सब रूम में जैसे मेरा ये ऑफिस चैम्बर था उसमें कुछ जला, लेकिन सब ठीक है, सुरक्षित है। एक ही रूम को ज्यादा आनंद बिल्कुल देखिए, ये राहत की बात रही कि लोगों को वक्त रहते जानकारी मिल पाई और लोग सुरक्षित बाहर निकल पाए। नुकसान का आंकलन जरूर किया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर मंत्री के आवास पर अगर सुरक्षा के मापदंडों की अवहेलना हो रही है या फिर वहां पर वो लैप्सेस हैं तो ऐसा क्यों है और इसे कैसे दुरुस्त किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गंडक के जलस्तर में वृद्धि की, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है।
तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर बैराज की बात की जाए तो 3,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक को खोल दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त गंडक बैराज से जिस तरीके से पानी का डिस्चार्ज वो अब आसपास के इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही तटबंधों और बांधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब हाई अलर्ट पर है। पानी के तेज प्रवाह की वजह से गंडक नदी में नावों के परिचालन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और दर्जनों गाँव में नदी का पानी जो है अब वो समाता हुआ। 10 दर्जन ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से घिर गए। तो 3,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है और इसी वजह से दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए कैसे यहां पर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज और आसपास के इलाकों में ये पानी जो है नदियों में, तटबंधों में और उसके बाद गांव और शहरों में प्रवेश करता हुआ। एक पहली तस्वीर जहां पर गंडक बैराज के पास पानी का डिस्चार्ज के बाद लोगों का जमावड़ा भी जो अपने आप में एक परेशानी खड़ी कर सकता है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी तस्वीर अब आसपास के गांवों में, खेतों में, खलिहानों में और शहरों तक में पानी जो है वो समा चुका है। दो तस्वीरों के जरिए गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि और उसके बाद लोगों की बढ़ती परेशानी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। सड़कों पर भी 3 फीट तक पानी जो है वो बह रहा है। तो इस वक्त स्थानीय प्रशासन हो, गोताखोरों की टीम हो, सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि बरसात की शुरुआत, मानसून का प्रवेश और अब उसके साथ ही साथ तराई इलाकों में लबालब पानियों के भरे होने की वजह से और अब इस तादाद में पानी के डिस्चार्ज की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। गंडक बैराज में जलस्तर में वृद्धि के बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी स्थिति जो है अब वो धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। शहर के कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सैकड़ों घरों के चूल्हे जो हैं वो पानी की वजह से, चूंकि पानी का प्रवेश अब इन घरों में हो चुका है और ऐसे में वो चूल्हे बंद पड़ गए हैं। शहर के 6 वार्डों के जो 6 वार्ड हैं वहां पर पानी के प्रवेश करने की वजह से ये वार्ड जो हैं पानी पानी हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बगहा शहर में भी बाढ़ जैसे हालात है। आप देख सकते हैं बगहा शहर का यह कैलाश नगर इलाका है और आप देख सकते हैं हम सड़क है, सड़क कहीं दिख नहीं रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग तबाही में, कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा बंद है। और यह सिर्फ कैलाश नगर का हालात नहीं है, बगहा के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। डुमोलिया, नरईपुर, रतनमाला, पुअर हाउस, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पूरी तरह पानी बाढ़ के कई मोहल्लों में प्रवेश कर चुका है। शहर की नालियां जवाब दे चुकी है और सड़क के कई ऐसे शहर के हिस्से हैं जिनके सड़कों पर 3 फीट से 4 फीट पानी बह रहा है। हम लोग कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? रामा कुमार। कैसे देखते हैं, कैसे लोग ज्यादा आ रहे हैं? बहुत दिक्कत है यहाँ पे, नाली की वजह से, सबसे ज़्यादा तो नाली की वजह से दिक्कत है। यहाँ पे घर में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। पत्थर रख रख के लोग खाना बना रहे हैं। अभी प्रशासन का टीम क्या किया? कोई टीम नहीं आई थी यहाँ पे, अभी कोई टीम, कोई देखने के लिए कोई नहीं आया था यहाँ पे कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। बहुत परेशानी है यहाँ पे। क्या कैसे देखते हो इस परेशानी? सर देखिए, सबसे पहले से नगर परिषद का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली है क्योंकि देखिए जल जमाव की वजह से पानी सबके घर में पहुँच गया है और खाना बनाने से लेकर के रहने के लिए मतलब जो भी व्यवस्था है सब खराब हो गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं और लगातार हो रही बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई है और शहर से जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश इलाकों में जल जमाव हो गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। तो देखिए, गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कल से बारिश जो है वो लगातार हो रही है। इसे देखते हुए मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर,
समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, सारण और वैशाली को अलर्ट कर दिया गया है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए, बिहार के इस मैप के जरिए ये देख और समझ सकते हैं कि बिहार के किन किन जिलों में इस वक्त ये अलर्ट है और लोगों को यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं बगहा से। मुन्ना, क्या अब माने कि इन हालातों के बाद अब बेहतर व्यवस्था के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंच रही है? जी, आपको मैं बता दूं कि लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और अब फिलहाल 3,72,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चिंता और बढ़ गई है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो गंडक नदी की तस्वीर है। और गंडक नदी का आप देख सकते हैं पानी ओवरफ्लो करके तेजी से जंगल और धीरे धीरे करके रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। तो ऐसे हालात में जिला प्रशासन ने दावत चाहे जितना भी किया हो, एनडीआरएफ की टीम कहीं दिख नहीं रही है, एसडीआरएफ की टीम कहीं नहीं दिख रही है और करीब 100 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह गंडक नदी के पानी से घिर चुके हैं। उन इलाकों में रेस्क्यू का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सका है। मुन्ना, इसके बीच ये भी सवाल उठता है कि ये तमाम तैयारियां तो पहले से की जा रही थी। कहा जा रहा था कि देखिए मानसून आएगी, तटबंधों पर दबाव बढ़ेगा, नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, उससे पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारियां दिखती हैं क्या? आपदा प्रबंधन की बात करें तो तमाम दावे किए गए थे, नाव के रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, लेकिन आज के डेट में कितने नाव रजिस्टर्ड हैं, किस प्रखंड में कितने नाव हैं जिनके सहारे बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, इसका सूची अभी तक प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया है और न ही धरातल पर यह सूची दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिन इलाकों में लोग फंसे हैं वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पा रही है। उन इलाकों से कैसे लोग सुरक्षित आएंगे, भगवान भरोसे। मुन्ना राज, अभी तक कितने गांवों पर इसका सीधा असर दिखता है? कितने गांव की जो आबादी है वो इस वक्त प्रभावित दिखती है? जी, गंडक नदी के अलावा मसान नदी, मनोर नदी, भपसर, तमाम ऐसी पहाड़ी नदियां हैं जो अपने निशान से ऊपर बह रही हैं और जो लगातार कई गांव में प्रभावित कर रही है। तो करीब बगहा पुलिस जिले की बात करीब 150 से 200 वैसे गांव हैं और तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह जिला मुख्यालय से कट चुके हैं और उनका जनसंपर्क भंग हो चुका है। वैसे लोगों तक अब मदद के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि हम फंसे हुए हैं, हम तक संपर्क नहीं, वहां पर अब बिजली आपूर्ति भी बाधित होगी। वैसे में लोगों के पास पहुंचने के लिए क्या रास्ता है? जी, जिलाधिकारी ने आपात बैठक की और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जल संसाधन विभाग के साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएं, लेकिन अभी तक इस स्तर पर प्रयास नहीं शुरू हो सका है। जो लोग भीरदीरे में फंसे हैं या दोन के जो रामनगर के तमाम ऐसे गांव हैं, नौरंगिया, गोवर्धना, तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह पानी से घिर गए हैं, उन इलाकों में रेस्क्यू की कोई व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हो सकी है और लोग भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल मुन्ना राज, आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, आप भी अपना ध्यान रखें और आम लोगों से भी ये अपील है, जो लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, जो नदियों के किनारे हैं या उन इलाकों में हैं जहां पर पानी का प्रवेश हो चुका है, सावधानी जरूर बरतें। हालांकि प्रशासनिक इंतजाम को लेकर अब सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी इज शॉर्ट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।